हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग है, रिक्तियां न भरकर ट्रिब्यूनलों को प्रभावहीन बना रही है सरकार। यह स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न ट्रिब्यूनलों के खाली पदों को भरने में हीला हवाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए सोमवार को कहा कि सरकार रिक्तियां न भरकर इन्हें प्रभावहीन बना रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पारित कर भी सरकार को आड़े हाथ लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के काम पर अदालत ने खुशी जताई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एलएन राव की पीठ ने यह मामला 13 सितंबर को फिर लगाने का आदेश देते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह तब तक कुछ नियुक्तियां करे और देश में विभिन्न ट्रिब्यूनलों और अपीलीय ट्रिब्यूनलों में करीब 250 रिक्त पद खाली हैं। तो ये मामला क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई गई है, यानी कि डांटा गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार पर काफ़ी अच्छे ढंग से कह सकते हैं कि उस पर बरसा है, काफ़ी अच्छे ढंग से बरसा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र जो सरकार है उसको कई मामलों में पर सफाई देने के लिए कहा गया है। और अगला जो मामला है वो अगले हफ्ते सोमवार को इस पर दोबारा सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि केंद्र नियुक्तियों के आदेश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र ने नियुक्तियां नहीं की तो फिर अदालत द्वारा आदेश जारी कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार की तारीफ भी की है और पिछले दिनों 9 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी। लेकिन कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल्स के लिए सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी पर चिंता जताई है, इसका कारण भी पूछा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट 2021 कानून पर रोक लगा दें, दूसरा कि ट्रिब्यूनलों को बंद कर दें, या फिर तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करे। साथ ही कहा कि ऐसा करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि हम जिन ट्रिब्यूनलों की सिफारिशों के बारे में बात कर रहे हैं वे इस सुधार विधेयक के अस्तित्व में आने से 2 साल पहले भेजे गए थे, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मेरे पास आईबीसी के बहुत मामले आ रहे हैं जो कारपोरेट के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान को भी दखल का हक नहीं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रमुख फैज हमीद के काबुल दौरे से अफगानिस्तान में बाहरी दखल को लेकर उठे सवालों के बीच तालिबान ने सोमवार को कहा कि वह इस्लामाबाद समेत किसी भी देश को अपने देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। हालांकि तालिबान ने इस बयान को दुनिया को भरमाने की कोशिश पर देखा जा रहा है, क्योंकि तालिबान को पूरा समर्थन पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान के मदरसों से ही आप कह सकते हैं कि तालिबान का जन्म हुआ है। और फंडिंग हो या फिर जब अफगानिस्तान से लड़ाई भी हो रही थी इनकी, तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन उनकी मदद के लिए गए थे। हमीद ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर समेत तालिबान के विभिन्न धड़ों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। इस बीच तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर भी कब्जे का दावा करते हुए कहा कि अब पूरा अफगानिस्तान उसके नियंत्रण में आ गया है, परंतु पंजशीर में तालिबान से मुकाबला करने वाले नेशनल रेजिडेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि उसके लड़ाके प्रांत के सभी अहम मोर्चों पर काबिज हैं। आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हमीद पिछले हफ्ते अचानक काबुल पहुंचे थे। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर सवाल उठे थे। माना जा रहा है कि हमीद नई सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के विभिन्न धड़ों के बीच पैदा हुए मतभेद को सुलझाने पहुंचे थे।
नेक्स्ट न्यूज़ है, किसी भी अफगानी को भारत से जाने को नहीं कहा जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसकी मंजूरी के बिना भारत में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। मंत्रालय का फैसला तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और उस देश के नए शासकों से प्रतिशोध के डर से कई अफगान नागरिकों के भारत आने के करीब एक पखवाड़े के बाद आया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा किसी भी अफगान नागरिकों को गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। ऐसे मामलों को FRRO द्वारा गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। FRRO मतलब विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय। यह तब हुआ है जब अफगान संसद की एक महिला सदस्य रंगीना कारगर को वैध कागजात के बावजूद दिल्ली के IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्तांबुल भेज दिया गया था। सरकार ने बाद में कारगर से माफी मांगी थी। ये स्पोर्ट्स न्यूज है जिसे हम स्पोर्ट्स पेज पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, भारत की DNA वैक्सीन की मुरीद हुई दुनिया। कोरोना के खिलाफ DNA तकनीक पर बनी स्वदेशी वैक्सीन की पूरी दुनिया मुरीद हो गई है। जायडस कैंडिला की वैक्सीन जायकोव डी न सिर्फ कोरोना के खिलाफ बल्कि दुनिया में किसी भी बीमारी के खिलाफ बनी पहली DNA वैक्सीन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि DNA तकनीक पर आधारित यह वैक्सीन भविष्य में कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के लिए वैक्सीन का रास्ता साफ कर सकती है। कोरोना के खिलाफ इसकी कारगरता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पिछले महीने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि DNA वैक्सीन क्या है। देखिए, इस तकनीक में शरीर के DNA का इस्तेमाल कर इम्यून प्रोटीन विकसित किया जाता है। यह प्रोटीन वायरस के संक्रमण को रोकता है और शरीर की कोशिकाओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। नेचर ने अमेरिका के विस्टर इंस्टीट्यूट के वैक्सीन एंड इम्यूनोथेरेपी सेंटर के निदेशक डेविड वेइनर को अद्भुत करते हुए लिखा है कि DNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन में जटिल प्रोटीन या फिर कई प्रोटीनों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो DNA, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि DNA क्या होता है और उसके बाद जानेंगे DCGI के बारे में। तो DNA जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। अणुओं का एक समूह होता है। DNA जो है वो अणुओं का एक समूह होता है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बहुकोशीय जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक DNA का पूरा एक सेट होता है। कोशिका में DNA की जो भूमिका होती है, वो मुख्य भूमिका, वो सूचना का दीर्घकालिक भंडारण है। DNA का एक प्रमुख कार्य जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड अवशेषों के अनुक्रम को एनकोड करना है। आनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए कोशिकाएं न्यूक्लिक एसिड RNA में DNA के एक स्ट्रेच की एक प्रति बनती है। DNA का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन युक्त वस्तु है। इन 4 न्यूक्लियोटाइडों को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन कहा जाता है। इन न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोस नाम का एक शक्कर भी पाया जाता है। देखिए, जितने बायो स्टूडेंट होंगे उन्हें काफ़ी आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं, जो भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, तरल पदार्थ,
टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणी के लाइसेंस के अनुमोदन की जिम्मेदारी लेते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चंद्रयान 2 से मिला डाटा बेहद उत्साहजनक। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की 9000 से ज्यादा परिक्रमा पूरी कर ली है और उस पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों ने बेहद उत्साहजनक डाटा उपलब्ध कराया है। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 की परिक्रमा शुरू होने के 2 साल पूरे होने पर इसरो सोमवार से 2 दिवसीय चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन या आयोजन कर रहा है। अपने उद्घाटन भाषण में इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 पर लगे 8 उपकरण चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रयान 2 पर लगे उपकरणों के डाटा के साथ साथ उसके नतीजे और वैज्ञानिक दस्तावेज जारी किए हैं। इसरो ने कहा है कि इसके वैज्ञानिक डाटा को एकेडमियों व संस्थानों द्वारा विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि चंद्रयान 2 मिशन में अधिक भागीदारी के जरिए ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने आ सकें। देखिए, चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित किया है। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर, एक लैंडर शामिल है। इसकी जो लॉन्चिंग की तारीख थी वो 22 जुलाई 2019 थी और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था और इसरो द्वारा किया गया था। और इसे चंद्र कक्षयान, लैंडर तथा रोवर इसके मिशन के प्रकार थे। नेक्स्ट न्यूज है कि चीन से तालमेल बड़ी चुनौती। जयशंकर, पिछले साल चीनी सेना ने बिना किसी खास कारण के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ की थी जिसकी वजह से भारत और चीन के रिश्तों में बदलाव आ गए हैं। भारत के लिए फिलहाल चीन के साथ रिश्तों का तालमेल बिठाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अभी जो हालात बने हुए हैं उसे देखते हुए चीन के साथ रिश्तों में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। विदेश मंत्री ने क्वाड, जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संगठन है, को मौजूदा माहौल में ज़्यादा जरूरी बताया और इसे भी चीन के एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरने से जोड़कर देखा है। विदेश मंत्री ने यह बात भी सामने रखी है कि चीन ने एक शक्ति के तौर पर बढ़ने से कई देशों पर भारी असर होगा। नेक्स्ट न्यूज है कि कट्टरपंथी इस्लाम दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, टोनी ब्लेयर। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कट्टरपंथी इस्लाम और ऐसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता यह दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका पर हुए 9/11 के आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर लंदन के थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट के आयोजित कार्यक्रम में ब्लेयर ने हाल ही में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी इस्लाम को जांच और परख से परे नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तालिबान कट्टरपंथी इस्लाम की वैश्विक मुहिम का हिस्सा भर है। भले ही इसमें कई अलग अलग संगठन शामिल हैं, लेकिन सबका मूल आदर्श एक ही है। कट्टरपंथी इस्लाम न सिर्फ इस्लामाबाद में इस्लामवाद में यकीन करता है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने को भी वकालत करता है, बल्कि वह धर्म को राजनीतिक विचारधारा में भी बदलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान पर होगी चर्चा। दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स की शिखर बैठक आगामी गुरुवार 9 सितंबर को होने जा रही है। वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद की स्थिति इस बैठक का अहम मुद्दा होगा। यह भी संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक में सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से
उठाएंगे। भारत की कोशिश होगी कि शिखर बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में भी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा और जैसे मोहम्मद के बारे में स्पष्ट तौर पर जिक्र हो। देखिए, ब्रिक्स के बारे में आपको कई बार इस वीडियो में बताया जा चुका है। उसके बाद जो ये सम्मेलन हो रहा है, इसमें रूस जो कि कहीं ना कहीं तालिबान को समर्थन दे रहा है और चीन भी कहीं ना कहीं तालिबान को समर्थन दे रहा है, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। क्योंकि तालिबान देखिए एक आतंकी संगठन तो माना ही जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से खून खराबा करता है और जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, कई स्वतंत्रताएं, मानवाधिकार उल्लंघन होता है, इन सब को लेकर जो चिंताएं हैं भारत की या विश्व की, वो भारत इस समूह में रखेगा। जो रूस है उसने भी समर्थन दिया है तालिबान को और चीन तो समर्थन दे ही रहा है। तो ये इस बार की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि भारत पिछले बैठकों के अनुसार ही इस बार भी आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रभावी रिजल्ट आने की उम्मीद इस बार भी नहीं दिख रही है। क्योंकि रशिया और चाइना दोनों ही तालिबान का जो आधिपत्य हुआ है अफगानिस्तान पर उसको सही मानते हुए चल रहे हैं, सही ना भी मानते हुए चल रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे केंद्र व राज्य। आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है, जिससे किसानों का डाटाबेस बनेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को हुई बैठक में रखे गए 5 प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है और कृषि क्षेत्र में सरकारी व निजी निवेश बढ़ाने, फैसलों की उत्पादकता और वैल्यू चैन को मजबूत बनाने के साथ घरेलू व वैश्विक बाजार में उपज के उचित मूल्य दिखाने जैसे मुद्दों पर केंद्र की नीतियों पर सभी राज्यों ने आगे बढ़ने की हामी भरी है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और वाणिज्य व खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया है। इस दौरान ज्यादातर राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों ने केंद्र की योजनाओं के साथ अपनी ओर से संचालित योजनाओं का भी ब्यौरा दिया है। एग्री इंफ्रा फंड का उपयोग करने वालों को केंद्र सरकार ब्याज दर में 3% की रियायत दरें दे रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैंकों में होगी स्पर्धा, मिलेगा सस्ता कर्ज। अकाउंट एग्रीगेटर की शुरुआत से छोटे कारोबारियों व अहम ग्राहकों को लोन लेने में कई फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। देखिए, अकाउंट एग्रीगेटर का आशय एक ऐसे फ्रेमवर्क से है जो विनियमित संस्थाओं जैसे कि बैंक और एनबीएफसी के बीच वास्तविक समय और डेटा ब्लाइंड यानी कि इसके माध्यम से प्रभावित डेटा पूर्णतः इंट्रीक्रिप्टेड होता है के माध्यम से वित्तीय जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। पिछले सप्ताह देश के 8 प्रमुख बैंक जो हैं वो एए यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर सप्ताह के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। अब छोटे कारोबारियों या खुदरा ग्राहक किसी लोन के लिए आवेदन करते हैं तो कम ब्याज दर पर लोन देने और नए ग्राहक बनाने को बैंक में ही स्वस्थ स्पर्धा का बाजार मजबूत होगा। हालांकि एए पर किसी ग्राहक की सिर्फ वही वित्तीय जानकारी दिखेगी जिसके लिए ग्राहक अपनी मंजूरी देगा। हाल ही में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड और फेडरल बैंक एए नेटवर्क से जुड़ गए हैं। अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई देता है। अभी 7 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी को आरबीआई ने एए का लाइसेंस दिया है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। फिर से वही तालिबान समर्थित जो संगठन है यानी कि तालिबान के बारे में आर्टिकल है जो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। और उसके बाद है उपेक्षित नायकों के स्मरण का समय, और ये आर्टिकल लिखा है शिक्षा प्रशासक प्रणय कुमार द्वारा। जो समाज एक राष्ट्र अपने स्वाधीनता सेनानियों पर गौरव करता है
उसके त्याग, बलिदान एवं संघर्ष से प्रेरणा ग्रहण करता है, उनके विचारों, आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का अनुसरण करता है, निसंदेह उसका आधार सुदृढ़, वर्तमान उपलब्धिपूर्ण एवं भविष्य उज्जवल होता है। बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया है जो प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को स्वाधीनता जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें जो जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद के लिए जो 14 तारीख उपलब्ध कराई गई है या फिर बनाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता उसकी पीढ़ियों की रगों में लहू बनकर दौड़ते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद जिन महापुरुषों, बलिदानियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भारतीय के यानी कि उज्जवल गौरव के तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनका इस पर बिखराव हुआ है, उनकी अनदेखी की गई है। देश का सौभाग्य रहा है कि जनसाधारण ने अपने हृदय में उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति छवि को कमोवेश जिंदा रखा है। न जाने कितने ही ऐसे क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनकी घनघोर उपेक्षा की गई है, जिनके हिमालय सदृश व्यक्तित्व और योगदान को राई सम्मान प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें चंद पृष्ठों या फिर चंद शब्दों में समेट दिया गया है। उनकी निष्ठा राष्ट्र एवं समाज के प्रति न होकर दल एवं विचारधारा विशेष के प्रति थी। उनके मनमानी संस्थापनाएं कराई गईं। इन सब का भयावह परिणाम यह हुआ कि इतिहास एवं संस्कृति के गौरव बोध से वंचित स्वाभिमान शून्य पीढ़ियां निर्मित होती चली गई। यानी कि आज का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें आप देखते हैं कि लोग देश से ज़्यादा, भले भाषण दिए जाते हैं लेकिन देश से ज़्यादा कहीं ना कहीं वह अपने पार्टी का हित चाहते हैं। कई जो आजमाइश की जाती कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी पार्टी को सत्ता में ले आएं। कई घोटाले होते हैं। देखिए, घोटाले जो होते हैं वो अपनी सुविधा के लिए, यानी कि अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए, और जो पूंजी को बढ़ाने के लिए घोटाले किए जाते हैं उसमें देश की हानि होती है और देश की जो साख गिरती है, राजस्व की हानि होती। इन सब से आज की राजनीतिक पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। और यही स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ देश का हित चाहते थे। यहाँ तक कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने, आप जानते भी हैं, अपनी जान तक दे दी इस देश को आज़ाद कराने में। कितना संघर्ष किया, जेल गए, यातनाएं सही, यहाँ तक कि अपने जो उनकी निजी संपत्ति थी उसको भी देश की आज़ादी में कहीं ना कहीं निछावर कर दिया। और वहीं आज का जो परिवेश है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। क्या यह स्वाधीनता के लिए प्राण सोकर करने वाले आजीवन कारावास एवं काला पानी की यातनाएं भोगने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किया गया क्रूरतम अन्याय नहीं है कि अधिकांश सरकारी योजनाएं, स्मारकों, सड़कों एवं संस्थाओं का नामांकन चंद नेताओं एवं घरानों तक ही सीमित दिखाया गया है? यह होता है। यह विडंबना ही है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तकें इस तरह से लिखी गई हैं कि एक और युवा पीढ़ी आक्रमणकारी साम्राज्यवादी शासकों के क्रम एवं नाम से लेकर उनकी पूरी वंशावली तक से परिचित होती चली गई है, तो दूसरी ओर उन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाले मातृभूमि के सच्चे सपूतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तक की जानकारी नहीं है। यह समय की मांग है कि अतीत की भूलों को वर्तमान में सुधार कर हाशिए पर ढकेल दिए गए इतिहास के नायकों को मुख्य पृष्ठों पर स्थान मिले। देर से ही सही, पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर उनके साथ न्याय हो। पश्चिमी परकीय एवं एकांकी दृष्टि से नहीं, अपितु संपूर्ण, समग्र एवं भारतीय दृष्टि से इतिहास की घटनाओं का संकलन, आकलन, मूल्यांकन हो। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। टीम इंडिया ने लगभग 50 साल बाद यहाँ लंदन में जीत हासिल की है ओवल में। 3 सितंबर की रात को लंदन के ओवल स्टेडियम में ही नहीं, संपूर्ण क्रिकेट जगत में सिर्फ विराट कोहली और टीम इंडिया की कमजोरियों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में भारत ने 151 रन के जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 290 पर ऑल आउट कर दी। तीसरा टेस्ट पारी से हारने वाली टीम इंडिया फिर हार की तरफ बढ़ रही थी। दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने बिना विकेट खोए 43 रन जरूर बनाए, लेकिन सब यही कह रहे थे कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा फॉर्म में नहीं है। पुजारा तब तक इस सीरीज में सिर्फ एक अर्धशतक लगा चुके थे। रविंद्र जडेजा अपनी भूमिका से न्याय नहीं कर पा रहे थे।
रविचंद्र अश्विन को भी विकेट उतना नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से विराट कोहली आलोचना का शिकार हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीत हासिल की है वो वाकई में दिलचस्प टेस्ट माना जा सकता है। तो ये आज का यानी 7 सितंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।